तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवयवता। ओके, तो देखो बच्चों, प्रकाशिक समवयवता जो है ये एक त्रिविम समवयवता का प्रकार है। समझ गए ना कि प्रकाशिक समवयवता क्या है, त्रिविम समवयवता का प्रकार है। क्योंकि आपने देखा था कि जो त्रिविम समवयवता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरूपण समवयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें समवयवी एक दूसरे में लगातार अपने आप बदलते रहते हैं, कोई बॉन्ड बंध का वियोजन बंध का निर्माण नहीं होता। और उसी में आपने जो इथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें आपने कन्फर्मेशन पढ़ा था इथेन, ठीक है, एल्केन के अंतर्गत। और त्रिविम समवयवता का जो दूसरा प्रकार है वो है विन्यासी समवयवता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें समवयवी अपने आप एक दूसरे में नहीं बदलते। उनको अगर बदलना है एक दूसरे में तो बंध का वियोजन बंध का निर्माण होगा, रासायनिक प्रक्रम अपनाया जाएगा, तब ये बदलते हैं। इसी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के, ठीक है, दो प्रकार होते हैं, जिनमें से एक थी ज्यामितीय समवयवता और एक है प्रकाशिक समवयवता। तो ज्यामितीय समवयवता ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन के अंतर्गत, कंप्लीट। आज हम यहां डिस्कस करेंगे प्रकाशिक समवयवता। समझ गए बच्चों? तो देखो, सबसे पहले तो इसे डिफाइन करें कि प्रकाशिक समवयवता वह समवयवता है जिसमें समवयवियों के भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। मतलब ये जो समवयवी है, प्रकाशिक समवयवी, इनके गलनांक, क्वथनांक, है ना, घनत्व, रंग, गंध सब बिल्कुल समान होंगे, सामान्य रासायनिक क्रियाएं समान होंगी, किंतु इनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। मतलब एक प्रकाश होता है जो केवल एक ही तल में कंपन करता है। इस तरह से हम ये कहें कि ये है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इस लाइट को प्रकाशिक समवयवियों में प्रवाहित करते हैं तो ये लाइट जब उस प्रकाशिक समवयवी के विलयन से बाहर आती है तो अपने मार्ग से घूम जाती है कुछ डिग्री में। अब ये घूर्णन घड़ी की दिशा में भी हो सकता है, दक्षिणावर्त, या फिर घड़ी की दिशा के विपरीत हो सकता है, वामावर्त, या बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिना घूर्णन के भी निकल सकता है। तो इस तरह से प्रकाश किस तरह से घूमा, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन क्या हुआ, इसी के आधार पर इनके समवयवियों को बांटा गया है। तो इस तरह से ये जो समवयवी है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न दर्शाते हैं, घूर्णन करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते। तो ऐसे समवयवी कहलाएंगे प्रकाशिक समवयवी, और इस गुण को बोला गया है बच्चों क्या, प्रकाशिक समवयवता। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समवयवता है। आप देखोगे कई जगह यूज आएगा इसका, और हेलो एल्केन में तो ये पर्टिकुलर यूज हुई ही है, इसीलिए यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम। अब हम आ जाते हैं पहले प्रकाशिक समवयवियों के प्रकार। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रकाशिक समवयवी है ना, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की ना घुमाने की क्षमता रखते हैं। तो इस आधार पर, इस प्रकाश घूर्णन के आधार पर प्रकाशिक समवयवियों के दो प्रकार लिए गए हैं। एक होते हैं प्रकाशिक सक्रिय समवयवी, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, मींस ऐसे समवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। मतलब ऐसे समवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें बोला गया है प्रकाशिक सक्रिय समवयवी, जिनमें से एक है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, डी या प्लस समवयवी, और एक होगा वाम ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेटरी आइसोमर, एल या माइनस समवयवी। देखो, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक मींस ऐसा समवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाता है, मींस दाईं ओर घुमा देता है, उसको बोला गया है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समवयवी, डी प्लस।
और ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, मींस गाड़ी की दिशा के विपरीत घुमाता है। जैसे हम इस डायग्राम से कह सकते हैं कि प्रकाश इस तरह घूम रहा है दक्षिण दिशा में, तो हम इसे बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी, मतलब ऐसा समावयवी D कहलाएगा। ऐसा समावयवी L- कहलाएगा जो घड़ी की दिशा के विपरीत घुमा रहा है। और अगर प्रकाश सीधा निकल गया तो ये प्रकाशिक निष्क्रिय समावयवी होगा। तो प्रकाशिक सक्रिय समावयवी के अंतर्गत दो आते हैं, दक्षिण ध्रुवण और वाम ध्रुवण घूर्णक। ये दोनों समावयवी एक दूसरे का बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, किंतु अध्यारोपित नहीं होते। अभी हम बताएंगे क्या होता है अध्यारोपण। ओके, फिर दूसरा जो प्रकार है वो है प्रकाशिक निष्क्रिय समावयवी, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स। मींस ये समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाते। जब समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे समावयवी से होकर गुजरता है तो प्रकाश किसी भी तल में क्या नहीं करता, घूर्णन, और इस तरह से प्रकाशिक निष्क्रिय समावयवी कहलाता है। इनमें कोई ना कोई सममिति का तत्व जरूर होता है बच्चों, अभी आएगा सममिति के तत्व होते क्या है। तो इनमें सममिति का मेनली तल होता है और इसीलिए ये एक आंतरिक प्रतिकारिता के कारण प्रकाशिक निष्क्रिय हो जाते हैं। मींस इनमें ऐसे जैसे टार्टरिक एसिड ले, इसमें ये है प्रकाशिक निष्क्रिय और सक्रिय समावयवी। ये है मीजो समावयवी। मीजो समावयवी में आप देखोगे दो कार्बन दिख रहे हैं, एक का घूर्णन दक्षिणावर्त है तो एक का घूर्णन वामावर्त है, जिसके कारण एक ही अणु में दो विपरीत दिशाओं में बिल्कुल बराबर घूर्णन हो जाते हैं, जिससे नेट रोटेशन प्रकाश का 0 हो जाता है और इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिकारिता। तो जो मीजो रूप है, प्रकाशिक निष्क्रिय रूप जो मीजो है, ये आंतरिक प्रतिकारिता के कारण, किसके कारण, आंतरिक प्रतिकारिता, इंटरनल कंपनसेशन के कारण, ठीक है। प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। आंतरिक प्रतिकारिता का मतलब अणु के अंदर ही ऐसा दो केंद्र होना जो एक दक्षिणावर्त है और एक वामावर्त घूर्णन करा रहा है और बिल्कुल बराबर घूर्णन करा रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिकारिता। मीजो में ये पाया जाता है। और एक यहां देखो आप, सममिति का तल, तो जहां मीजो रूप होगा बच्चों वहां सममिति का तल जरूर होगा और यही रीजन है कि इसे दो बराबर पार्ट में बांट सकते हैं और ये है एक मीजो रूप प्रकाशिक निष्क्रिय। अब हम आते हैं प्रकाशिक सक्रिय में। एक ये है D+, जिसमें हमें प्रकाश के घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त दिख रही है, मतलब H से OH के बीच में एक एरो लगाते हैं छोटे समूह को नाप कर। अगर वो दक्षिण दिशा में दिख रहा है घूमता हुआ तो ये D+ हो गया। देख रहे हैं आप, दोनों कार्बन के जो घूर्णन है वो एक ही दिशा में है और वो है दक्षिणावर्त। इसका प्रतिबिंब रूप जो है वो है वामावर्तीय घूर्णन वाला। तो एक ये है D+ और एक ये है, ये प्रकाशिक सक्रिय रूप है और इनको बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। ध्यान रखें, प्रकाशिक सक्रिय रूप एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं और अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपण का मतलब है कि जब दो अणुओं को, या हम कहें जब अणु के प्रतिबिंब रूप को उसके ऊपर रखा जाए, मूल रूप के ऊपर, तो बिल्कुल समान समूह एक दूसरे के ऊपर अगर नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे अध्यारोपण नहीं हो रहा है। अध्यारोपण का मतलब होता है कि एक समूह अपने दूसरे समूह की इंटीग्रिटी को समाप्त कर देता है। मतलब बिल्कुल सेम समूह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, सेम परमाणु एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, क्रियात्मक समूह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और पूरे अणु का नीचे वाला जिसके ऊपर अध्यारोपण कराया गया है वो रूप नहीं दिखाई देगा, एक ही रूप दिखाई देगा। मतलब है कि दो रूपों का आपस में इस तरह से मिल जाना कि एक रूप की इंटीग्रिटी टोटल समाप्त हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं क्या हो जाना, अध्यारोपित हो जाना। तो जब ऐसा ना हो, दो रूप प्रतिबिंब की तरह तो हो लेकिन ऐसा ना हो, तब हम उसे बोलते हैं अध्यारोपित नहीं हुए और ये प्रकाशिक सक्रिय रूप होते हैं और ये दिखता है D और L रूपों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जो प्रकाशिक सक्रिय रूप है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता रखते हैं। तो इसी सामर्थ्य को, इसी क्षमता को बोला गया है प्रकाशिक सक्रियता। मतलब किसी पदार्थ की वह क्षमता या सामर्थ्य जिसके कारण वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ही है कि किसी अणु का
एक ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने मूल रूप पर, मतलब ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने प्रतिबिंब रूप पर पूर्ण अध्यारोपित नहीं होता, उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक सक्रियता। मीन्स समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की क्षमता या अपने प्रतिबिंब रूप पर पूर्ण अध्यारोपित ना होने की क्षमता ही क्या है बच्चों? प्रकाशिक सक्रियता। ऐसे पदार्थ जो प्रकाशिक सक्रियता दर्शाते हैं उन्हें बोला गया है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। सबसे पहले प्रकाशिक सक्रियता इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स KClO3, KBrO3, NaIO4 आदि में पाई गई थी। तो यहां पर ये एक लाइन और लिखी है कि अणु का अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित ना होना ही क्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। फिर आता है प्रकाशिक सक्रियता का कारण। तो ये तो पता चल गया कि प्रकाशिक सक्रिय रूप कौन से होते हैं, और ये होते हैं D+ और L-। समझ गए ना? इनमें मिलती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आता है प्रकाशिक सक्रियता का कारण। तो प्रकाशिक सक्रियता अणु में उपस्थित विसंमितता, डिससिमेट्री या किरेलता के कारण पाई जाती है। मीन्स जिसके कारण अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते। मतलब है कि प्रकाशिक सक्रियता उन्हीं अणुओं में मिलती है जिसमें अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर पूर्ण अध्यारोपित नहीं होता। मतलब है कि अणु अपने प्रतिबिंब रूप के ऊपर रखा जाए तो उसके समान परमाणु या समान क्रियात्मक समूह एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। मीन्स मूल रूप प्रतिबिंब रूप की आइडेंटिटी को समाप्त नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि वो प्रकाशिक सक्रियता दर्शाता है। मीन्स अणु में डिससिमेट्री होनी चाहिए या क्रियलता पाई जानी चाहिए। मीन्स अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अगर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो ऐसा अणु प्रकाशिक सक्रियता दर्शाएगा। ऐसे अणु में कोई भी सममिति का तत्व, मीन्स सममिति अक्ष, सममिति का तल, सममिति का केंद्र नहीं होता। मतलब विसम्मितता या प्रकाशिक सक्रियता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है कि अणु में कोई भी सममिति का तत्व नहीं होना चाहिए, चाहे किरेल कार्बन हो या ना हो। इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछा जाए कि प्रकाशिक सक्रियता का सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको लिखा है कि सममिति केंद्र का मतलब असम्मित कार्बन का होना जरूरी है, करेल कार्बन होना जरूरी है, अणु में सम्मिति होना जरूरी है, अणु में विसम्मिति जरूरी है, तो ध्यान रखें वो है विसम्मितता। और विसम्मितता तभी हो सकती है जब अणु में कोई सम्मिति का तत्व ना हो, तब वो प्रकाशिक सक्रिय होगा और अपने प्रतिबिंब रूप पर पूर्ण अध्यारोपित नहीं होगा। यदि अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो रहा है, मीन्स अणु अपने प्रतिबिंब रूप की आइडेंटिटी को समाप्त कर देता है, मीन्स बिल्कुल परमाणु समान परमाणु या समूह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो वो अध्यारोपित होंगे और ऐसा अणु प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। ऐसे अणु को एक्रेल अणु बोलते हैं। जबकि प्रकाशिक सक्रिय अणु या जो जिनमें प्रकाशिक समवायता मिलती है उसे बोलते हैं किरेल अणु। तो ये एक्रेल होते हैं, ये प्रकाशिक निष्क्रिय रूप है और ऐसे अणु में कम से कम एक सममिति का तत्व तो होगा ही। जैसे एक उदाहरण से समझें, ए और ए, ये देख रहे हैं, एक उठा के इसके ऊपर रख दे तो एक बिल्कुल एक ही रूप दिखेगा, कोई दूसरा हमें नहीं दिखेगा, तो ऐसे हम एक कायरल रूप बोलेंगे। पी और पी ये एक कायरल रूप है, आप इसको उठा के इसमें रखें, कभी भी दोनों की आइडेंटिटी समाप्त नहीं होगी। हमारे हाथ खुद ही एक कायरल रूप में है या कायरल, तो हाँ ये हमारे हाथ जो है वो कायरल रूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कायरल, मतलब असम्मित, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे इस तरह से। अगर मैं कहूं ओ और ओ तो ये क्या है फिर बच्चों? अकायरल, इस तरह से। तो अगर दो समवायी ऐसे मिल रहे हैं जो एक दूसरे का जस्ट बिल्कुल प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रकाशिक समवायी कहलाएंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं कायरल एंड, और इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एंड मॉलिक्यूल, मतलब किरेल, ठीक है, या असम्मित कार्बन तथा अणु। अब देखो बच्चों, एक असम्मित कार्बन शब्द बार बार आता है कार्बनिक यौगिकों में, तो इसमें समझें कि अणु में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चार विभिन्न समूहों से संतृप्त होती हैं, किरेल कार्बन
या असम्मित कार्बन परमाणु कहलाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक में अगर कोई भी ऐसा कार्बन एटम दिखता है जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग समूहों या परमाणुओं से संतृप्त दिख रही हैं, तो वो उस कार्बन को बोलते हैं असम्मित कार्बन या किरेल कार्बन। ऐसे अणु किरेल अणु या असम्मित अणु होते हैं और इनमें प्रकाशिक सक्रियता पाई जाती है। इस अणु में किरेलता केवल किरेल कार्बन से नहीं होती, तो ऐसे अणु को किरेल कहते हैं। अब एक चीज और बता दूं कि अणु में किरेलता के लिए केवल किरेल कार्बन होना भर जरूरी नहीं है। यदि अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होता, चाहे किरेल कार्बन हो या ना हो, तो ऐसे अणु किरेल अणु भी कहलाते हैं। मतलब देखो, जितने असम्मित कार्बन वाले अणु हैं वो सब किरेल होते हैं। मतलब उन सारे अणुओं को हम किरेल अणु तो बोलेंगे ही। मतलब ऐसा कोई भी अणु जिसमें असम्मित कार्बन है वो किरेल अणु कहलाएगा। लेकिन हर किरेल अणु असम्मित अणु कहलाए, असम्मित कार्बन रखे, ये जरूरी नहीं है। मतलब किरेलता की सबसे बड़ी शर्त है कि अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें किरेल कार्बन हो या ना हो। क्योंकि किरेल कार्बन अगर है तो वो कभी भी अध्यारोपित नहीं होगा अपने प्रतिबिंब रूप पर। लेकिन ऐसे भी अणु ज्ञात है जिनमें कोई किरेल कार्बन नहीं है, फिर भी वो प्रकाशिक सक्रिय है, उन्हें किरेल अणु बोला जाता है। देखो पहले तो इसको समझे, ये है किरेल अणु जिसमें ये है किरेल कार्बन, चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतृप्त हैं, ये इसका प्रतिबिंब रूप है। तो ऐसे किरेल कार्बन युक्त अणु कभी भी अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होंगे। हम अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो CH3 के ऊपर OH आएगा, ठीक है, और इस तरह से ये कभी भी पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होगा। यदि अणु में केवल एक किरेल कार्बन है, एक चीज और बता दूं कि अगर किसी अणु में केवल एक किरेल कार्बन है तो अणु हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा। इसमें निष्क्रियता का तो सवाल ही नहीं उठता और ना ही हमें किसी सम्मिति तत्व के बारे में इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। ऐसा अणु हमेशा ही असम्मित होगा, इसमें कोई भी सम्मिति का तत्व हो ही नहीं सकता। किंतु अणु में दो या अधिक किरेल कार्बन है तो उसमें सम्मिति के तत्व को प्रेक्षित करके प्रकाशिक समवायता निर्धारित की जाती है। अगर मान लो किसी अणु में दो कार्बन किरेल है, तब हमें वहां पर देखना होगा कि अणु में कोई सम्मिति का तत्व तो नहीं है, अणु में किसी भी प्रकार की सम्मितता तो नहीं दिख रही है, तब जाके आप प्रकाशिक समवायता निर्धारित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अणु प्रकाशिक निष्क्रिय भी हो सकते हैं। तो प्रकाशिक सक्रियता एक कार्बन किरेल कार्बन में तो हमेशा ही होगी, अर्थात अणु किरेल कार्बन होते हुए भी प्रकाशिक निष्क्रिय हो सकता है। जैसे देखो मीजो टार्टरिक एसिड, दो ठीक है कायरल कार्बन है, फिर भी ये प्रकाशिक निष्क्रिय रूप है क्योंकि इसमें सम्मिति का तल है। एक सम्मिति का तत्व स्पष्ट दिख रहा है, सम्मिति का केंद्र दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा अणु क्या होगा जो है प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। लेकिन अगर हम इसका D फॉर्म या L फॉर्म लेते हैं टार्टरिक एसिड का, तो ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। ये कुछ अणु लिखे हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं दो बोरॉन, ये ब्रोमीन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो ये अकायरल है क्योंकि चारों अलग होना जरूरी। लेकिन इसमें देखिए चारों अलग है तो ये कायरल है, ये अकायरल है, ये कायरल है। तो कायरल एक कार्बन वाले में तो आपको चारों समूह दिख रहे हैं, वो हमेशा ही प्रकाशिक सक्रिय होगा कायरल। यदि अणु में किरेल कार्बन है तो ऐसे अणु को असम्मित अणु कहते हैं और ये प्रकाशिक सक्रिय निष्क्रिय हो सकते हैं। किंतु अणु में जब कोई भी सम्मिति का तत्व नहीं होता तो ऐसे अणु को विसम्मित अणु कहते हैं, ये हमेशा प्रकाशिक सक्रिय है। मतलब अणु में किरेल कार्बन है तो ऐसे अणु असम्मित अणु कहलाते हैं, डिसिमेट्रिक, ठीक है, सॉरी एसिमेट्रिक। क्या कहलाते हैं ये? एसिमेट्रिक। मतलब है कि जिनमें कायरल कार्बन होंगे उन्हीं को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकते हैं, निष्क्रिय, जैसे अभी आपने ऊपर देखा टार्टरिक एसिड। लेकिन किंतु अणु में कोई सम्मिति का तत्व तो नहीं है, तो वो अणु, ऐसे अणु को डिसिमेट्रिक क्या बोलते हैं? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझ गए ना? ध्यान रखें डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। एसिमेट्रिक ऐसे अणु हैं जिनमें किरेल कार्बन होगा, असम्मित कार्बन होते हैं। अब वो प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकते हैं, निष्क्रिय, जैसे मीजो टार्टरिक एसिड,
और मतलब टार्टरिक एसिड के प्रकाशिक समवयव, जिनमें क्रेल कार्बन होने के बाद भी निष्क्रिय भी है जैसे मीजो, और सक्रिय भी है जैसे डी और एल। किंतु अगर किसी अणु में कोई सममिति का तत्व नहीं है, अब चाहे उसमें क्रेल कार्बन हो या ना हो, ठीक है, तो ऐसे अणु को विसम्मित अणु, डिसिमेट्रिक अणु कहते हैं। ये हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे। मींस जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं वो सब डिसिमेट्रिक होंगे, लेकिन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल सभी एसिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना है कि सभी, ठीक है, असम्मित, असम्मित मतलब एसिमेट्रिक, समझ गए बच्चों, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होते हैं, किंतु विपरीत सभी, ठीक है, सभी स्थितियों में नहीं होता। एक समय मतलब है कि डिससिमेट्रिक, किंतु हमें ये कह सकते हैं किंतु इसके विपरीत पूर्णतः सही नहीं होता। मतलब सभी डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक हो ये नहीं, लेकिन एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक होंगे ये फिक्स है। अब इन्हीं से समझो, जैसे बाइफिनाइल कंपाउंड, ये क्या है बच्चों, बाइफिनाइल कंपाउंड। तो ये देखा गया कि बाइफिनाइल कंपाउंड में दो रिंग जो जुड़ी है, उन दोनों रिंग की ऑर्थो स्थितियों में दो अलग अलग बड़े समूह जुड़े हो, हाइड्रोजन को छोड़कर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप, और दोनों अलग अलग हो, तो ऐसे अणु में दो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है 90 डिग्री पर। मतलब ये रिंग जो है और ये रिंग, ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, और ऐसे में इनका प्रतिबिंब रूप एक दूसरे पर कभी अध्यारोपित नहीं होगा। तो हम कहेंगे बाइफिनाइल, ऐसे कंपाउंड जो है बाइफिनाइल, वो कैसे होंगे, प्रकाशिक सक्रिय रूप होंगे, कायरल मॉलिक्यूल होंगे। इनमें भले कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि कायरलिटी के लिए जरूरी है कि दो रूप जो एक दूसरे पर अध्यारोपण ना दर्शाएं। तो इस तरह से बाइफिनाइल की जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कायरल कार्बन के कारण नहीं है, बल्कि कायरलिटी के कारण है, मींस डिसिमेट्री के कारण। ठीक इसी तरह से अगर आप एलीन ले लें, एलीन में अगर द्विबंध जो है लगातार 2 हो, 4 हो, 6 हो सम संख्या में, और दोनों टर्मिनल में दो अलग अलग समूह हो, तो ऐसे रूप भी प्रकाशिक सक्रिय होंगे, क्योंकि इनके जो दोनों टर्मिनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर होने के कारण मतलब हम ये कहें कि ये ऐसा है, तो ये जो है ये एंगल 90 डिग्री पर है, ये वाला, समझ गए ना। तो ऐसे में ये रूप एक दूसरे पर अध्यारोपण नहीं दर्शाएंगे, और हम कहेंगे ये प्रकाशिक सक्रिय रूप ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, समझ गए ना। मतलब यहां दोनों टर्मिनल में दो मिथाइल या दो इथाइल या दो समान समूह ना हो, दोनों टर्मिनल में दो अलग अलग समूह होने चाहिए, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि ऐसे एलीन एक दूसरे के, मतलब ऐसे एलीन अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक इसी तरह से स्पाइरो कंपाउंड में भी आप देखोगे, जैसे बाइफिनाइल तो मैंने बता ही दिया, स्पाइरो कंपाउंड अगर उनके दो एडजेसेंट स्पाइरो सेंटर के ये वाले कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन में इस तरह से दो बड़े बड़े डिफरेंट समूह हैं, तो ये दोनों स्पाइरो रिंग एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ जाती हैं, और ऐसे में इनके प्रतिबिंब रूप भी क्या होंगे, या अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होंगे, और ऐसे रूप क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रकाशिक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें भी जरूरी है कि ये बड़े बड़े और डिफरेंट समूह होने चाहिए, सेम नहीं। जैसे ये है तो ये इसमें एक सममिति का तल आ गया बच्चों, ये प्लेन में, ऐसे में ये प्रकाशिक निष्क्रिय रूप हो जाएगा। किंतु अगर दो डिफरेंट समूह है, जैसे यहाँ पर C है CnO2, तब ये प्रकाशिक सक्रिय रूप होंगे। तो इस तरह आप समझ गए कि कैरियलिटी के लिए, कैरियलता के लिए केवल असम्मित मतलब असम्मित कार्बन होना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अणु अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। बात यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और बता दूं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपको एक फिशर प्रोजेक्शन बना होता है, जिसमें दो सरल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और इसके जो
सेंटर होता है, जहां दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, वहां पर असममित कार्बन होता है। इसमें जो समूह वर्टिकल लाइन में ऊर्ध्वाधर रेखा में आते हैं वो हमेशा जब हम इन्हें त्रिविमीय रूप में दर्शाते हैं तो इन जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो समूह आते हैं उनको कागज के तल में, जैसे कि यहां पर हम इस स्क्रीन के तल में दर्शाते हैं, और जो समूह क्षैतिज रेखा में आते हैं वो हमेशा तल के ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे स्थित होते हैं, मतलब ऑब्जर्वर की दिशा में की ओर और उससे दूर की दिशा की ओर। तो जब हम ये लिखा फिशर अणु में जो समूह ऊर्ध्वाधर रेखा में आते हैं उन्हें कागज के तल पर, तथा जो क्षैतिज रेखा पर आते हैं उन्हें कागज के तल के ऊपर तथा नीचे व्यक्त किया जाता है। बात समझ गए ना। अब मान लो हमें ये फिशर प्रोजेक्शन दिया है और हमें इसे 3D में बदलना, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें कि आप जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं क्षैतिज रेखा को, उस डायरेक्शन में आपकी आंख ये बनी हुई है, तो आपके राइट में जो समूह होगा, समझ गए ना, कि जो समूह क्षैतिज रेखा में जो राइट में होगा बच्चों, उसे आप क्या करोगे, कागज तल के ऊपर व्यक्त करते हैं। कहां व्यक्त करते हैं, जब हम इसका त्रिविमीय रूप लेते हैं तो उस समूह को कागज तल के ऊपर व्यक्त करेंगे, मतलब ये वाला, मतलब आप यहां से देख रहे हैं तो ये तल जो है आपकी राइट में आ रहा है एच क्षैतिज रेखा का, ये वाला परमाणु जो आपकी राइट में आ रहा है उसे कागज तल के ऊपर कर दें, और जो आपकी लेफ्ट में आ रहा है उसे कागज तल के नीचे कर दें। मतलब सीधी सी बात है, जो समूह आपके राइट में आएगा वो त्रिविमीय रूप में राइट में दिखना चाहिए, और जो लेफ्ट में आ रहा है वो लेफ्ट में दिखना चाहिए। तो मैंने यहां से देखा एच और ओ एच को यहां से देखा तो ये राइट में एच आ रहा है और लेफ्ट में ओ एच आ रहा है, तो ये एक त्रिविमीय रूप बन गया। क्षैतिज रेखा में होते हैं तल के लंबवत नीचे और ऊपर दर्शाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह मान लो आप यहां से देख रहे हैं तो अब आपके राइट और लेफ्ट में, राइट में एच आ रहा है और लेफ्ट में ओ एच आ रहा है। तो इस तरह से अब ये दो रूप बन गए, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हो गए, क्योंकि आपने देखने की दिशा ही बदल दी। एक तरफ से आप यहां से देख रहे हैं, दूसरे उसके अपोजिट, तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हो गए। ठीक मान लो इस अणु को आप देख रहे हैं तो ये आप ओ एच जो है आपसे ये दिख रहा है राइट में, और एच आपके लेफ्ट में दिख रहा है, तो ये भी एक प्रतिबिंब रूप हो गया, मतलब इसका प्रतिबिंब रूप ये दिख रहा है। तो इस तरह से हमें किसी अणु के त्रिविमीय स्वरूप को दर्शाना होता। मान लो दो कार्बन है, अब आपको इसका पर्सपेक्शन बनाना है, इसका त्रिविमीय स्वरूप, तो आप यहां से देख रहे हैं तो H आपके लेफ्ट में जा रहा है और OH आपके राइट में जा रहा है, बिल्कुल सेम, ये भी ऐसे राइट और ये वाला लेफ्ट में जा रहा है। तो यहां देखो H को मैंने OH को आपके राइट में और इसको लेफ्ट में, ठीक इसी तरह से यहां भी बिल्कुल सेम, और ये बन जाएगा एक रूप। अब मान लो आप इसको घूर्णन करा दें, नीचे की तरफ ला दें, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये तुल्य रूप होंगे बच्चों, क्योंकि आपने एक को स्थिर रख के तीन को घुमाया है। तो ये जो तीन दोनों रूप हैं ये तुल्य रूप है, इनको बोलेंगे आइडेंटिकल। जब आप इनके RS नॉमेनक्लेचर करोगे तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा जस्ट यही कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा, कि अगर एक समूह को स्थिर रख के तीन को घुमा दिया जाए तो अणु के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो हम इस रूप को इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए आप। तो इस तरह से आप किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को इस तरह से 3D में चेंज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए कि 3D में कैसे बदलना है और क्या किरेलता है, किरेल कार्बन क्या है। फिर इसके बाद आएगा RS नॉमेनक्लेचर, जो मैं अगले टर्म में दूंगा और इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती कि ये R है, देखते ही पहचान जाओगे कि ये R है या फिर S है। तो हम अगले वीडियो में इसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक को गोल्डन रूल लगाएंगे, हर तरह से समझेंगे ताकि आपको इस तरह के रूप बहुत अच्छे से बन जाए। अगर कोई 3D रूप है तो आप कैसे पहचानें कि R है या S है, इस तरह से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।